हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट के एक न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। और साथ ही में यदि लास्ट क्लासेस को नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उन सभी क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो वह कौन सा प्रदेश है जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है ना वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है क्षेत्र की। आगे देखिएगा, इसके बारे में जान लेते हैं। 2021 की आगतन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। हम बात करें पूरे देश में तो मध्य प्रदेश राज्य जो है ना सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम बात करें वन आवरण के प्रतिशत। अब हम बात करेंगे परसेंटेज के तौर पर, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जो क्षेत्र है ना वह मिजोरम है। ठीक है, जो मिजोरम राज्य है ना, यहाँ पर मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के तौर पर हम बात करें 85.41% पर वन पाए जाते हैं। यदि आपसे क्षेत्र का पूछे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और यदि आपसे प्रतिशत के तौर पर पूछे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पर्यावरण की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, और इसको एनवायरनमेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी की सभी गैसेस हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा वायु प्रदूषण। इन सभी गैसों से कौन सा वायु प्रदूषण होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सभी वायु प्रदूषक हैं। वे सभी वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन, श्वसन संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को कारण बन सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इन सभी से क्या वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पेन क्या है? तो पेन जो है ना एक वायु प्रदूषण है। इसके बारे में जान लेते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। इसका जो पेन है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स इसका पूरा नाम है, जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के बीच अभिक्रिया की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से गठित वायु प्रदूषक का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। ठीक है ना, देखिएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन हुआ। कब हुआ? सन 1974 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र सभा का आयोजन हुआ। 5 से 16 जून 1972 को किया गया था। कब किया गया था? 5 से लेकर 16 जून को सन 1972 में यह किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया, और इसके 2 साल बाद, ठीक है, 5 जून सन 1974 को पर्यावरण जो दिवस है ना वह मनाना भी शुरू कर दिया। आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट को याद रखना है कि ये इसका आयोजन कब हुआ? 5 से लेकर 16 जून को हुआ था। कब? सन 1972 में हुआ था। पर्यावरण दिवस कब से स्टार्ट हुआ? 2 साल बाद, 5 जून। ठीक है ना, 5 जून 1974 से पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस के प्रभाव से बढ़ता है या फिर घटता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उससे पृथ्वी का तापमान घटता है या बढ़ता है? हम देखते हैं कि आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी पहले के मुकाबले। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ना, इसी की वजह से जो है ना तापमान क्या है काफ़ी ज़्यादा
बढ़ रहा है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव है। संक्षिप्त देखिएगा यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब घटित होती है जब पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें सूर्य की गर्मी रोक लेती हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी को वायुमंडल के बिना होने की तुलना में अधिक गर्म बनाती है। अब देखिएगा हम इसके बारे में जान लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रकार से जो है ना वह काम करता है। देखिएगा मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पर इसकी ये किरणें हैं और यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है। तो यहाँ पर ये जो किरणें हैं ना ये पृथ्वी की ओर आ रही हैं और सीधी धरातल से टकरा रही हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये जो किरणें हैं ना ये पृथ्वी की ओर आ रही हैं और ये धरातल से क्या है टकरा रही हैं। अब यहाँ पर जो पृथ्वी है ना यहाँ पर क्या रहती है, गैसें रहती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में क्या रहती हैं, गैसें रहती हैं, कई प्रकार की, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी प्रकार की। जब सूर्य से ये किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनका जो साइज रहता है ना स्मॉल रहता है, छोटा रहता है, तो ये आसानी से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। बट जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और सतह से टकराकर ऊपर की ओर जाती हैं तो इनका जो साइज रहता है ना वो बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है और ये गैसों के कारण क्या है पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो क्या ये टकराकर फिर वापस पृथ्वी के धरातल पर ही आती हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो किरणें हैं ये बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिससे क्या होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम बात करें कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। और हमारे जो है ना अभी तक कितने प्रतिशत भाग पर वन है उसको भी जानेंगे। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का आदर्श प्रतिशत कम से कम 33% होना चाहिए। देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक, ठीक है ना, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो हम यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना चाहिए, 33% पे। आगे देखिएगा अभी भारत की कितनी परसेंटेज पर वन है, 24 पॉइंट, ठीक है ना, 62% पर वन है। आपको याद रखना है 24.62% पर वन है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 33%, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लेना, नोट डाउन कर लेना, पूछा जा चुका है क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन है ये किस उद्देश्य के लिए बनाया गया, तो वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। देखिएगा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। चिपको आंदोलन का एक दृश्य भारत में वनों के संरक्षण के लिए सबसे मजबूत आंदोलनों में से एक है। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। देखिएगा सेकंड पॉइंट है, चिपको आंदोलन को चिपको मूवमेंट, अहिंसक, सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन की चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी शुरुआत, और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे आगे जो है ना बढ़ाया, नेतृत्व किया। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचने के लिए गाँव के लोग, क्या हुआ, जो गाँव के लोग हैं ना पेड़ से चिपक जाते थे, इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है वो देख लीजिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1973 में हुई। कहाँ से हुई, चमोली जिले से हुई। ठीक है, चिपको आंदोलन को और क्या कहा जाता है, चिपको मूवमेंट, अहिंसक, सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए इसकी प्रेरणेता किसको माना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को इसको प्रेरणेता माना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने भी इसकी शुरुआत की थी। और क्या होता है कि पेड़ों की रक्षा कैसे करते हैं, गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं, उस प्रकार से पेड़ों की रक्षा उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UNEP का मुख्यालय किस जगह पर है, आंसर हो जाएगा नैरोबी में है। इसके बारे में जान लेते हैं और उसके फुल फॉर्म के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, देखिएगा UNEP दुनिया भर में काम करता है, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नैरोबी जो है ना, ठीक है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। हमें विकासशील देशों में मुख्यालय वाले केवल 2 संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों में एक बनाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है इसका मुख्यालय नैरोबी में है, जो कि केन्या देश में है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है।
आगे देखिएगा, उस गैस का नाम बताइए जो फोटोकॉपी मशीन से उत्पादित होती है। फोटोकॉपी मशीन तो लगभग सभी ने देखी होगी। तो फोटोकॉपी मशीन से हम बात करें, ओजोन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ओजोन गैस उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन महोत्सव का आरंभ किया था। तो देखिएगा यहाँ पर के.एम. मुंशी ने जो है ना वन महोत्सव का आरंभ किया था। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, भारत में वन महोत्सव या वृक्षारोपण दिवस की शुरुआत डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने की थी, जो उस समय कृषि मंत्री थे। यहाँ पर के.एम. मुंशी का पूरा नाम देखिएगा, यहाँ पर डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने जो है ना उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उस समय ये क्या थे? कृषि मंत्री थे। देखिएगा, वन महोत्सव 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा शुरू किया गया था, जो भारत में एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। पेड़ों के मूल्य और पारिस्थितिक संतुलन में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है, ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वन महोत्सव है वो किसने इसकी शुरुआत की? डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने की थी। इनको के.एम. मुंशी कहा जाता है, और उस समय ये भारत के क्या थे? कृषि मंत्री थे। इसके बाद देखिए, वन महोत्सव कब स्टार्ट हुआ? 1950 में के.एम. मुंशी के द्वारा, और जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इन पॉइंट्स को आप याद रखना। आगे देखिए, उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी मानी जाती है। जो ओजोन परत है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस कौन सी है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब देख लेते हैं इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक, असमंजक, एरोसोल, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रमुख स्रोत से क्या होता है? इसका उत्पादन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना वह जिम्मेदार है, जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक यंत्र, आसंजक, एरोसोल, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के मुख्य स्रोत हैं। आगे देखिएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का जो ईंधन है ना वह हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रयोग उद्योगों में रासायनिक पदार्थ के रूप में इसे इस्तेमाल के अलावा इसे वाहनों के ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम बताइए। देखिए, CNG का पूरा नाम हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, और इंग्लिश में हम इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब ये किस प्रकार से जो है ना अम्लीय वर्षा होती है, और इसकी कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, ध्यान से देखिएगा। ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके कारण पीला हो रहा है, यह अम्लीय वर्षा के कारण बनता है, जो ताजमहल के संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करता है और इसे नुकसान पहुंचाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर बड़ी संख्या में बिजली संयंत्रों और उद्योगों के कारण है। तो ताजमहल के पीले पड़ने का कारण अम्लीय वर्षा है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। आगे देखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। आगे देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। कब कब हुआ था? 3 से 14 जून के बीच, सन 1992 में, 1992 में हुआ था, 3 एंड 14 जून तक। इसके बारे में जान लेते हैं हम। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCD, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, ये 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरो में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। अब आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स को? सबसे पहले याद रखना है कि ये कब से कब तक हुआ। ठीक है, 3 जून से 14 जून तक हुआ, सन 1992 में। इसको रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब रियो डी जेनेरो कहाँ पर है? तो भाई रियो डी जेनेरो है ना, यह ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ब्राज़ील की एक शहर है, या तो यूँ कह सकते हैं कि आई थिंक ये राजधानी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है और पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। 3 से 14 जून 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील जो है ना
एक शहर है ब्राज़ील का, तो इसीलिए वहाँ पर हुआ था, तो इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं और इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों परिमंडल का नाम बताइए। चारों परिमंडल हैं स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। इसके ये चारों के चारों मंडल से रिलेटेड हम लोग एक इंडिविजुअल वीडियो भी प्रोवाइड आपको करा देंगे क्लास। ओजोन परत के मापने की इकाई को डॉप्सन कहा जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है ना फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। और साथ ही में दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लास्ट क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर सभी क्लासेस को देख लें।